हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस पढ़ो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएनएस 2023 का जो एक्ट आया था उसके बारे में। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की क्लासेस के बाद आपको बाहर से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा और जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा आप उसको सॉल्व कर पाओगे। और एक चीज़, अगर आप चाहो तो मेरा क्लास आप 1.5x में देख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2020 में क्या हुआ, होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी फॉर्म किया था। कमेटी का हेड कौन था? रणवीर सिंह। तो इस कमेटी का काम क्या है? ड्राफ्टिंग 3 लॉज। कौन सा लॉज? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य। ठीक है, तो ये जो 3 लॉज आएगा वो आकर क्या करेगा? जो आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता और बाकी जो लॉज है बीएनएसएस एंड बीएस, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता का जो एक्ट है वो किसको रिप्लेस करेगा? आईपीसी 1860, इंडियन पेनल कोड जो था, ठीक है, उसको रिप्लेस करेगा। और इन जो भारतीय न्याय संहिता है ये तो ऑफिशियल नेम है, लेकिन और एक नाम से इसको जाना जाता है। इसका नाम क्या है? एक्ट ऑफ 45 2023। इसको याद रखिएगा, पूछ लेगा एग्जाम में। और टोटल चैप्टर कितना है बीएनएस में? 20। टोटल सेक्शन कितना है? 358। अगर आप आईपीसी में देखोगे तो टोटल चैप्टर कितने था? 23। टोटल सेक्शन कितने थे? 511। ठीक है, और कौन सा मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है फॉर ड्राफ्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग बीएनएस? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 2024, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन है इसको आप रट्टा मार लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आता वो आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड क्या है? जब फर्स्ट लॉ कमीशन बना था, फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन था? मैकाउले, थॉमस बैबिंगटन मैकाउले। इसको याद रखिएगा। तब क्या हुआ था, फर्स्ट लॉ कमीशन ने जो आईपीसी उसको ड्राफ्टेड स्टार्ट किया 1834 एंड सबमिट किया 1837 को। ठीक है, और जो आईपीसी फॉर्मुलेट हुआ था वो कब एनेक्ट हुआ था? 1860 को एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1862। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको भी याद रखिएगा। चैप्टर कितने थे? 23 एंड सेक्शन 511। ठीक है, अब आता हूँ बीएनएस का। जो बीएनएस लागू हुआ है इंडिया में, तो इसका तो कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, उद्देश्य। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? रिप्लेस कर देगा। किसको रिप्लेस करेगा? जो कॉलोनियल एरा का आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, उसको किसके साथ? मॉडर्न सिटीजन सेंट्रिक लॉ, जो इंडिया का खुद का लॉ, उसके साथ। ठीक है, उसको लेकर आएगा एंड जो कॉलोनियल एरा है उसको रिप्लेस कर देगा। तो आप सोचो, आपका घर में किसी बाहर वाला का बनाया हुआ लॉ अगर आया मतलब लागू हुआ तो कैसे लगेगा? तो सेम चीज़ इंडिया में भी हो रहा था। लाइक इंडिपेंडेंस मिल गया, फिर भी इंडिया का जो रूल था वो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। ठीक है, ब्रिटिश रूल के बाद भी ब्रिटिश लोगों ने बनाया था 1860 का आईपीसी। तो उसको तो रिप्लेस करना था, रिप्लेसमेंट ऑफ आईपीसी। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है क्या है? एड्रेस मॉडर्न क्राइम्स। मॉडर्न क्राइम्स मतलब जब आईपीसी आए थे फर्स्ट टाइम, तब तो बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हुआ करते थे। मतलब मॉब लिंचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, साइबर रिलेटेड ऑफेंसेस, मतलब तब तो मोबाइल फ़ोन या फिर सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया में जो स्टॉकिंग, यूपीआई में जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, जो पोर्नोग्राफी चल रहा है, तब नहीं था। ठीक है, तो उसको तो टैकल करने के लिए कुछ लॉ चाहिए। तो बीएनएस उसका जो वैक्यूम था उसको फुलफिल करेगा। ठीक है, और उसके बाद सिंप्लीफाई कॉन्सोलिडेट क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड देयर पनिशमेंट। सिंप्लीफाई करेगा किसको? जो इंडिया में जो लॉज है उसको। जो पहले आईपीसी जो था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, जिसको सिर्फ वकीलों जो लॉयर्स है उनको ही समझ में आता था, लेकिन कॉमन पीपल को समझ में नहीं आता था। तो ये एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है,
जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, एंश्योर क्लैरिटी, एक्सेसिबिलिटी, मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज एंड अपडेटेड डेफिनेशन। मतलब अगर आप आईपीसी में देखोगे बहुत सारे चीज़ का डेफिनेशन बहुत ही अस्पष्ट है, तो उसको क्लियर करना है। तो बीएनएस जो आया है वो क्लियर, मतलब क्लियर कट डेफिनेशन दिया है बहुत ही स्पष्ट रूप से, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेररिस्ट एक्ट, कौन सा टेररिस्ट एक्ट है वो क्लियरली डिफाइन किया है बीएनएस में, लेकिन आईपीसी में नहीं थे। ये 4 ऑब्जेक्टिव है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स में अगर आप देखोगे तो पहला है क्या क्या डेफिनेशन आया है उसको याद रखिए। उसके बाद कौन सा लॉ पहले था उसको रिपील कर दिया है उसको याद रखिए। क्या क्या न्यू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रिकॉग्नाइज किया है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ठीक है। पनिशमेंट, न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, स्पेशली जो कम्युनिटी सर्विस वाला, ठीक है। तो पहला जो है इंट्रोडक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स। तो आईपीसी जो था वो टेररिस्ट का एक्ट क्या है वो डिफाइन नहीं करता था, लेकिन बीएनएस जो है वो टेररिस्ट एक्ट को बहुत अच्छे तरह से डिफाइन किया है, और फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको भी याद रखिएगा। तो बीएनएस क्या बोल रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ काम कर रही हो जो थ्रेट करता है किसको, इंडिया को जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, तो वो एक्ट आपका टेररिस्ट एक्ट कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी थ्रेट होता है आपका काम से, तो उसको भी टेररिस्ट एक्ट कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद अगर पब्लिक ऑर्डर, मतलब पब्लिक ऑर्डर जो है उसको आप डिस्टेबलाइज करते हो बाय यूजिंग योर एक्सप्लोसिव, फायर आर्म्स, इवन हैजर्डस केमिकल्स, तो इसको भी आप टेररिस्ट एक्ट कंसीडर किया जाएगा। अब आता हो चाइल्ड का डेफिनेशन। मतलब आईपीसी में अगर आप देखोगे तो पहले इस तरह से कुछ क्लियर कट डेफिनेशन नहीं था। इंडिया में और भी बहुत सारे लॉज है, पॉक्सो है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे वो भी वहाँ पे आप देखोगे 14 एज जो है उसको चाइल्ड कंसिडर किया जाता है। अगर आप इंडस्ट्रियल लॉ है जो, वहाँ पर अलग डेफिनेशन है चाइल्ड का। तो बीएनएस ने एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन लेकर आया है कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन बिलो 18 है तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, चाइल्ड, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। उसके अलावा बीएनएस एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ जेंडर टू एक्सप्लिसिटली इंक्लूड ट्रांसजेंडर। आईपीसी जब था तब न जेंडर मतलब सिर्फ मेल एंड फीमेल को कंसिडर करता था, लेकिन बीएनएस मेल फीमेल प्लस ट्रांसजेंडर जो है उसको भी कंसिडर करेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब है डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो पहले क्या होता था, डॉक्यूमेंट मतलब जो पेपर है, पेपर में जो भी पेन पेपर में लिखता था उसको डिफाइन करता था एज ए डॉक्यूमेंट। लेकिन अभी नया टेक्नोलॉजी आया है तो डिजिटल जो रिकॉर्ड्स है, जो डिजिटल रिकॉर्ड्स है उसको भी कंसिडर किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट हिसाब से, एज ए डॉक्यूमेंट। सर्वर लॉग जो है, मतलब अगर आप देखोगे डिजिटल रिकॉर्ड्स मतलब क्या क्या है, अगर वीडियोग्राफी या फिर फ़ोटोज़, वीडियो, फ़ोटोज़, व्हाट्सएप चैट, मैसेंजर, फेसबुक, वेबसाइट कंटेंट, यूट्यूब वीडियोस, ओके, तो इसको भी कंसिडर किया जाएगा। अब आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफ़ाइन किया है बहुत अच्छे से, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी डिफ़ाइन किया है। आप इसको याद रखिएगा कि जो बीएनएस है उसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, और इतना याद रखिए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है, और आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड था उसने डिफ़ाइन नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ नहीं दिया क्योंकि इतना स्क्रूटनी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ याद रखिए ये डिफ़ाइन है। और डिफाइंस मॉब लिंचिंग, जो पहले जो आईपीसी था तो अब मॉब लिंचिंग का कोई स्पष्ट रूप से कोई डेफिनेशन नहीं था, लेकिन अब आप देखोगे तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया है, 5 और उससे ज़्यादा पर्सन मिलकर अगर किसी और आदमी को मर्डर कर देता है, किस लिए, क्योंकि वो आदमी किसी दूसरे रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज एंड पर्सनल बिलीफ से बिलोंग करता है, तो उस एक्ट को क्या कहेगा, मॉब लिंचिंग। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आता हो न्यू फॉर्म ऑफ
अब बताओ न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो यहाँ पर क्या बताया है कि अगर आप बीएनएस जो लॉज है उसका जो चैप्टर 2 एंड सेक्शन 4 देखोगे तो वहाँ पर एक 4F क्लोज में एक नया पनिशमेंट मतलब कम्युनिटी सर्विस को रिकॉग्नाइज्ड किया है एज ए पनिशमेंट फॉर पेटी ऑफेंसेस। तो पेटी ऑफेंसेस क्या क्या है? पेटी थेफ्ट मतलब जो छोटा मोटा चोरी होता है उसको, डिफेमेशन अगर किसी ने और किसी और का जो इमेज है उसको अगर ख़राब करने का कोशिश करता है तो, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ए ड्रंकन पर्सन अगर किसी ने दारू पीकर हंगामा करता है पब्लिक प्लेस में तो उसको भी पेटी ऑफेंसेस कंसीडर किया जाएगा। रेस्ट्रेंट ए पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम देयर ड्यूटी अगर आपने किसी सरकारी ऑफिसर को अपना काम करने से बाधा देते हो तो उसको भी पेटी ऑफेंसेस कंसीडर किया जाएगा। और अगर किसी को लीगल नोटिस भेजा और उन्होंने उसका रेस्पॉन्स नहीं दिया तो उसको भी पेटी ऑफेंसेस के अंडर कंसीडर किया जाएगा। और एक पब्लिक सर्वेंट अगर किसी अनलॉफुली अगर किसी ट्रेड में एंगेज है तो उसको भी पेटी ऑफेंसेस के अंडर कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो 6 एक्टिविटी मेंशन है उसको याद करिएगा। और जो कम्युनिटी सर्विस का मतलब है कि अगर आपको पनिशमेंट मिला कि आपको कम्युनिटी सर्विस देना पड़ेगा तो आपको वो चीज़ क्या है, अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साफ़ सफाई का काम करना पड़ेगा या फिर आप चिल्ड्रन पार्क में जाकर वहाँ पर आपको सफाई करना पड़ेगा, या फिर आप एडुकेटेड हो तो आप किसी कम्युनिटी सेंटर में जाके वहाँ का जो स्टूडेंट है उसको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, टीचिंग। तो इस तरह का काम। अब बताओ न्यू क्रिमिनल कैटेगरीज मतलब बीएनएस से बहुत सारे नया चीज़ को रिकॉग्नाइज्ड किया है एज ए क्रिमिनल कैटेगरीज जो आईपीसी में नहीं था, ठीक है। तो अब ऑर्गेनाइज क्राइम तो कौन सा सेक्शन में है? 111। इसको आप याद, जो यहाँ पर जो सेक्शन मेंशन है इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम इसको मैंने डिस्कस किया है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है? अगर आप फिल्म में देखा होगा कि सिंडिकेट रहता है, ग्रुप ऑफ पीपल, तो वहाँ वो लोग क्या करते हैं, चोरी चमारी, ड्रग्स बिजनेस, हफ्ता वसूली, तो ये जो काम ग्रुप बनकर करता है इसको ऑर्गेनाइज क्राइम का अंडर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप इस सेक्शन की याद रखिए 111। उसके बाद पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है? थेफ्ट, स्नैचिंग, पॉकेट पिकिंग कमिटेड बाय ए ग्रुप, पेपर लीक्स, शॉपलिफ्टिंग का मतलब जो दुकान का जो लूटपाट होता है उसको, ठीक है। उसके बाद टेररिस्ट एक्ट, इसको भी डिस्कस किया है मैंने। मॉब लिंचिंग को मैंने डिस्कस कर दिया। स्नैचिंग पहले क्या आईपीसी में स्नैचिंग को रॉबरी के साथ कंसिडर किया जाता था, ठीक है, लेकिन अब उसको डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस मतलब स्नैचिंग क्या होता है, अगर आप कहीं पर जा रही हो बाइक पे या फिर गाड़ी पे तो कुछ सामान चोरी हो जाता है, मतलब आपको मोबाइल चेन जो लूट लेता है तो उसको क्या स्नैचिंग कंसिडर किया जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर मेंशन किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय फ्रॉडुलेंट और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, मतलब जो लोग अभी, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, मतलब जो लोग अभी रिलेशनशिप में हो ट्राई कीजिएगा, मतलब इस तरह की एक्टिविटी मत कीजिएगा कि प्रॉमिस करते हो मैरिज करने का और उसके बाद आप फिज़िकल इंटीमेट हो गया और मैरिज नहीं हुआ, तो अगर लड़की चाहे तो आपको फंसा सकते हैं अंडर सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस, ठीक है। तो ये सेक्शन भी याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रिपील्ड किया गया है अंडर बीएनएस, पहले उसको क्राइम कंसिडर किया जाता था लेकिन अभी वो क्राइम नहीं है। फॉर एग्जांपल सेडिशन एक्ट अंडर 124A ऑफ आईपीसी, जो आईपीसी का 124 एक्ट था 124A उसको रिपील किया गया है, लेकिन बीएनएस खुद के 152 लेकर आया है, जहां पर अगर किसी आदमी ने इंडिया का सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को अगर एंडेंजरिंग करने का कोशिश करे तो उसके अंडर 152 के अंडर उसको सज़ा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एडल्ट्री क्या था कि अगर किसी का वाइफ
किसी तीसरे आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है, या फिर फिज़िकल रिलेशन में है तो उसको एडल्टरी कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 को बोला कि एडल्टरी इज़ नॉट ए क्रिमिनल एक्टिविटी। तो सेम जजमेंट को भी कहाँ पर इंटीग्रेट किया है, BNS में। तो BNS में बोला है कि एडल्टरी इज़ नॉट ए नो लॉन्गर ए क्राइम अंडर BNS बट इट इज़ ए सिविल मैटर। अगर आप चाहो तो इसके ग्राउंड पे आप अपना वाइफ से डाइवोर्स ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अटेम्प्टिंग सुसाइड हैज़ बीन डिक्रिमिनलाइज, मतलब IPC के अंडर इट वाज ए क्राइम एक्टिविटी बट नाउ इट इज़ रिकॉग्नाइज एज ए मेंटल हेल्थ इशू रेदर देन ए क्राइम, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। और डिक्रिमिनलाइज 377 कॉन्सेंसुअल सेम सेक्स एक्ट बिटवीन एडल्ट आर नो लॉन्गर ए क्रिमिनल एक्टिविटी, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था नवजीत सिंह जोहर केस में, उसको भी इंटीग्रेट किया है BNS में। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, तो अंडर BNS हाईएस्ट पनिशमेंट रिमेन्स डेथ सेंटेंस एंड सिमिलर टू IPC, ठीक है, बट रेस्ट्रिक्टेड टू द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। ये चीज़ आपको याद रखना है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस मतलब जो चीज़ बहुत ही हीनियस है, जिसका कोई भी कहेगा कि यहाँ पर उसको डेथ सेंटेंस ही मिलना चाहिए। अगर आप देखोगे किस तरह से एक्ट में आपको डेथ पेनल्टी मिलेगा, टेररिस्ट एक्ट कॉजिंग डेथ, मर्डर इन ए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, गैंग रेप ऑफ ए माइनर लीडिंग टू ए डेथ, वेजिंग वार, एक्ट्स थ्रेटनिंग सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या क्या पनिशमेंट और क्या क्या पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी के अलावा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट रिगोरस एंड सिंपल फाइन है, कम्युनिटी सर्विस न्यू एडिशन, इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो भी मैंने डिस्कस किया है आप ट्राई कीजिएगा इसको रिवीजन करने का, मतलब यहाँ पर जो सेक्शन मैंने बताया इसको आप याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो टेबल मैंने दिया है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही हेल्प होगा आपके लिए। आप बताओ, यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन मैंने दे दिया क्योंकि मुझे हिंदी लिखना और हिंदी लिखने में प्रॉब्लम है, तो मैंने इसको ChatGPT पे इसको ट्रांसलेट किया है मैंने। कहीं पर कोई गलती है तो बता देना मुझे। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर MCQ दिया है, ठीक है, 10 MCQ है। तो मैं जो PDF है इसको मैं अपना टेलीग्राम चैनल में अपलोड करूँगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो है मेरा GS पारा, वहाँ पर अपलोड करूँगा। तो आप इसको आंसर करना, और जो भी आंसर है मेरा YouTube जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग और स्टे ट्यून फॉर मोर क्लासेस।